नमस्ते। आज की इस आरोग्य चर्चा में सभी का स्वागत है। जैसे कि हम हर फ्राइडे नया नया टॉपिक लेके एक आयुर्वेद और हेल्थ इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वैसे ही बहुत दर्शकों ने हमारे ऐसे पूछा था कि माइग्रेन के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, वो बताइए। तो आज हम माइग्रेन एंड आयुर्वेद इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। माइग्रेन एंड आयुर्वेद ऐसे जब भी हम कहते हैं तो माइग्रेन में सिम्टम्स क्या रहते हैं, जैसे कि हम पिक में देख रहे हैं वैसे ये जो कोई भी पर्सन है जिसको माइग्रेन का अटैक आता है उसमें जैसे कि घाव अपने सिर में पड़ रहे हैं, इस तरीके से उसको तकलीफ होती है। इस तरीके से हेडेक रहता है और इसी के कारण ये जो है इस माइग्रेन के लिए मेडिसिन लेना और डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लेना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहती है। जब भी हम माइग्रेन की बात करते हैं तो आयुर्वेद में भी उसके बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे पूछते हैं कि इसका निदान आयुर्वेद में कैसे किया जाता है, तो यही सच सब आज हम जानने वाले हैं। जैसे कि हम माइग्रेन और आयुर्वेद इस तरीके से देखते हैं तो माइग्रेन में क्या क्या होता है वो पहले हम देखते हैं। माइग्रेन जो रहता है उसमें सिम्टम्स जो रहेंगे, उसमें सिम्टम्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम जो रहता है वो है हेडेक। बहुत ज्यादा सिर में दर्द होना। ये बहुत ज्यादा दर्द जो है ना वो पेशेंट को बहुत ही तकलीफ देता है। कुछ भी काम करने से एकदम ही वो पेशेंट जो रहता है उसको कुछ भी सूझता नहीं है, वो कुछ भी कर नहीं सकता है, इतनी तकलीफ उस पेशेंट को होती है। दूसरा जो सिम्टम रहता है उसमें है नौशिया। नौशिया इसका मतलब एकदम जी मचलना, खट्टे डकार आना, डिजीनेस रहता है। कभी कभी ऐसा भी इसमें सिम्टम देखने के लिए मिलता है कि ये जो पेशेंट रहता है उसमें सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट ऐसा है, उसको अंधेरा करके सोना पसंद रहता है। जब भी उसको तकलीफ होती है तो उसको लाइट नहीं चाहिए, सनलाइट नहीं चाहिए, एकदम अंधारा करके कुछ भी आवाज भी नहीं चाहिए। इस तरीके से ये पेशेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके जो सिम्टम्स रहते हैं ये भी चार फेजेस में हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहली जो फेज रहते हैं जैसे कि इस पिक में हम देख रहे हैं वो है प्रोड्रोम। इसका मतलब ऐसा है कि अभी कुछ होगा, तकलीफ होगी, ऐसा पेशेंट को अंदर से महसूस होना चालू हो जाता है। फिर उसके बाद में जो है ना वो है ऑरा। ऑरा फेज में एक्चुअली जो पेशेंट फील करता है कि उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन पेशेंट जो है उतना उसमें सिम्टम्स अभी तक नहीं आए हैं, ये है ऑरा फेज। उसके बाद में का जो फेज रहता है ये है एक्चुअल हेडेक का फेज। ऑरा फेज में ऐसा अनइजीनेस फील करना, या फिर अभी कुछ करने का मन नहीं है, जिसको आयुर्वेदा में अरति कहा गया है, ऐसे जो सिम्टम्स है वो ऑरा फेज में देखने के लिए मिलते हैं। और जो ये हेडेक वाला फेज रहता है उसमें एक्चुअली पेशेंट्स को बहुत ज्यादा हेडेक रहता है, नौशिया रहता है, डिजीनेस रहता है, चक्कर जैसा आता है, सेंसिटिविटी टू लाइट रहता है, अंधेरा करके सो जाओ ऐसे पेशेंट को लगता है। फिर ये जो लक्षण रहते हैं वो धीरे धीरे करके 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा के बाद कम आने के लिए चालू हो जाते हैं, जिसको पोस्ट ड्रोम फेज ऐसे कहा जाता है। और इस फेज में पेशेंट वापस अपना काम वगैरह कर सकता है लेकिन उसमें उसको थकान महसूस होती है, या फिर जैसे कि उसका इंटेक जो है वो कम होता है। इस तरीके से ये चार फेजेस में हमें सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं जो जो पेशेंट्स इस माइग्रेन के रहता है उसमें। ये जो माइग्रेन के सिम्टम्स हमने देखे तो उसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कहनी है। इसमें दो पद्धति के माइग्रेन कहे जाते हैं, जो है क्रॉनिक माइग्रेन और एक जो है वो एपिसोडिक माइग्रेन। क्रॉनिक माइग्रेन जो है ना उसमें मोर देन 15 डेज रोज ही चलता है। 15 डेज से ज्यादा हो गए हैं और रोज ही हेडेक रहता ही है। इस तरीके से जो पेशेंट रहते हैं वो है क्रॉनिक माइग्रेन के। और एपिसोडिक माइग्रेन बीच बीच में, यानी 15 डेज कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग इज फाइन, और अभी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इस तरीके से जो पेशेंट रहता है वो है एपिसोडिक माइग्रेन। ऐसे इसमें दो फेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें कुछ बातें और भी महत्वपूर्ण रहती है। ये जो माइग्रेन रहता है ना उसमें जो पेशेंट्स, कौन पेशेंट्स प्रोन रहते हैं या फिर इसके रिस्क फैक्टर्स कौन रहते हैं, तो फीमेल पेशेंट्स में माइग्रेन ज्यादा करके देखा जाता है। फीमेल पेशेंट जो रहते हैं उसमें हेडेक होना, नौशिया, वॉमिटिंग, ये सब क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसमें इस्ट्रोजन ड्रॉप रहता है। हार्मोन्स जो रहते हैं उसमें इस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। इन दोनों हार्मोन से जो उतार चढ़ाव रहता है उसके कारण ये फीमेल्स जो रहती है वो ज्यादा
प्रोन रहती है इस माइग्रेन को। इसमें फैमिली हिस्ट्री भी जनरली देखी जाती है। जैसे कि मदर को अगर माइग्रेन है तो उसके बेटी को माइग्रेन देखने के लिए मिलता है, बेटी के बेटी को माइग्रेन देखने के लिए मिलता है, यानी अज्जी है या फिर जो ग्रैंड मदर है, मदर है, उनको अगर माइग्रेन है तो जनरली ये फीमेल्स में ज्यादा करके देखने के लिए मिलता है। सो ये हेरिडिटरी ऐसा हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये रिस्क जो रहती है जिनको माइग्रेन है उनके बेटियों को माइग्रेन होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसमें जो टाइप्स रहते हैं उसमें माइग्रेन विथ ऑरा और विदाउट ऑरा ऐसे दो टाइप्स रहते हैं। दूसरा है वो एब्डोमिनल माइग्रेन है, और एक है कि जो बीनाइन वर्टिगो ऑफ चाइल्डहुड, बीवीसी ऐसे कहा जाता है। इस ऑरा और विदाउट ऑरा का जो माइग्रेन रहता है ना, इसमें कभी कभी ऐसा है कि सिम्टम्स जैसे कि 4 फेजेस में हमने देखे उस तरीके से आके फिर पेशेंट को फील होता है कि अभी तकलीफ होगी, फिर बाद में जाके तकलीफ होती है। ये है ऑरा वाला। विदाउट ऑरा कुछ भी नहीं होता, एकदम जैसे नौशा वोमिटिंग चालू हो जाता है, ये एक रहता है। और कुछ पेशेंट जो रहते हैं वो छोटे बच्चे जो है ना, उनके फेज से ही उनको ये तकलीफ चालू हो जाती है जनरली। जैसे कि हमने देखा कि अगर मदर को है तो नेक्स्ट जनरेशन को भी जनरली ये देखने के लिए मिलता है, तो उसमें ऐसा बच्चों वाला जो है वो भी फेज हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से रहते हैं ये भी देखेंगे। सो फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर दिस माइग्रेन। फीमेल जो रहते हैं उनमें ज्यादा देखा जाता है। उसमें भी जो ओबेस फीमेल्स रहते हैं उनमें ये माइग्रेन ज्यादा देखा जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ओबेसिटी जो है वो हार्मोनल चेंजेस को दिखाती है। हार्मोनल चेंजेस जिसमें ज्यादा है, अप्स एंड डाउन्स जिसमें ज्यादा रहते हैं, जो लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा रहते हैं और जो लड़कियों में ओबेसिटी ज्यादा रहते हैं, उनमें ये रिस्क फैक्टर है कि ये ज्यादा पाया जाता है। उसमें भी और भी एक महत्वपूर्ण पूर्ण कारण है कि जैसे हम देखते हैं कि आपके फूड हैबिट्स क्या है, उसके ऊपर भी ये माइग्रेन डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप कोई भी मील स्किप करते हो बीच में ही, तो भी ये माइग्रेन जनरली देखा जाता है कि अभी आज खाने के लिए टाइम ही नहीं हुआ, हमारा टिफिन आया ही नहीं तो हमने कुछ खाया ही नहीं, ऐसी अगर बातें हैं तो उसमें भी ये माइग्रेन देखने के लिए मिलता है। और भी एक है कि चीज या फिर स्मोक्ड जो फूड रहता है, जैसे कि स्मोक फिश है, सो उसमें ये ज्यादा करके देखा जाता है। गार्लिक जो है वो भी ये ट्रिगर करता है, अगर स्मोक्ड गार्लिक यूज किया हुआ कुछ भी फूड है तो भी वो ज्यादा ट्रिगर करता है। सो इस तरीके से ज्यादा गार्लिक लेना, जो स्मोक फिश है वो लेना, या फिर जो स्मोक्ड कोई भी फूड है वो लेना, जो तीखा तीक्ष्ण जो आहार रहता है, उसके कारण ये माइग्रेन जो है वो ज्यादा करके ट्रिगर होता है, ऐसे देखा जाता है। सो ये माइग्रेन ट्रिगर होने के कारण है। सो अगर ऐसी बात है तो ये फूड अवॉइड करना ये उसकी चिकित्सा रहेगी। सो पथ्य सति पदार्थस्य किम औषध निषेवणे ऐसे कहा गया है। ये जो हेडेक रहता है जिसको कि हम माइग्रेन कहते हैं, वो कभी कभी ज्यादा तकलीफ देने वाला हो सकता है। सो इसमें कौन कौन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखे जाते हैं? हेडेक जिसमें कांस्टेंट रहता है उसमें ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना रहती है, और इसी के लिए जल्दी से जल्दी अगर हेडेक बहुत ज्यादा दिन तक चल रहा है तो जरूर ही जरूर आपके नजदीकी अस्पताल में डॉक्टर से या फिर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट जो रहते हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। ये जो हेडेक रहता है वो बहुत सारी बार साइनोसाइटिस के कारण भी रहता है, जिसमें साइनसेस फुल हो जाती है, और साइनसेस अगर फुल है तो कंटिन्यूअसली हेड में हेवीनेस रहता है, और उसके कारण ये हेडेक देखने के लिए मिलता है। वैसे ही है कि ब्रेन में कुछ अगर हिमोरेजिक चेंजेस है तो उसके कारण भी ये हेडेक देखने के लिए मिलता है। सो ये अलग अलग डिफरेंशियल डायग्नोसिस रहते हैं कि जो ऐसे पेशेंट्स में देखे जाते हैं। सो ये आयुर्वेद के हिसाब से इसका निदान कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। सो आयुर्वेद की तरफ से अगर हम देखते हैं तो ये जो हेडेक्स है, ये जो माइग्रेन्स है, ये बहुत बार विदग्धा जीर्ण करके एक निदान रहता है कि जिसमें जो तीक्ष्ण फूड लेने के कारण, यानी जो तीखा बहुत ज्यादा नमकीन या फिर बहुत ज्यादा मसालेदार ऐसे फूड अगर लिया जाता है तो उसके कारण शरीर में विदग्धा जीर्ण जैसी संप्राप्ति हो जाती है, और इस संप्राप्ति के कारण ये माइग्रेन जैसे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसको आयुर्वेदा में विदग्धा जीर्ण ऐसे कहा गया है। दूसरा जो निदान इसमें रहता है वो है पित्तज ग्रहणी। ये निदान के कारण भी बहुत सारे पेशेंट जो है वो इस तरीके से ये माइग्रेन में देखने के लिए मिलता है। आयुर्वेद में और भी एक निदान कहा गया है जिसको अम्ल पित्त ऐसे कहा गया है। सो इसके कारण भी ये सिम्टम जो है वो सिमिलर या फिर जिसको एक दूसरे से जुड़े हुए ऐसे हम देख सकते हैं।
और भी एक कारण रहता है आयुर्वेद में सूर्यावर्त, ये कहा गया है, इसका भी निदान जो है वो सिमिलर रहता है माइग्रेन की तरफ से। सो आयुर्वेदिक पद्धति का निदान जो रहता है ना वो थोड़ा सा अलग रहता है, या फिर माइग्रेन उसको आप कहेंगे लेकिन आयुर्वेदा डॉक्टर जो है उसको दूसरा नाम देगा। नहीं सर्व विकाराम नानाम नामोतोस्ति ध्रुवा स्थिति है, ऐसे कहा गया है कि अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। सो इस तरीके से आपकी शरीर में कौन सी संप्राप्ति हो रही है उसके अनुसार ये औषधि चिकित्सा की जाती है। तीक्ष्णत्व अगर बढ़ा हुआ है तो उसको सौम्यत्व लाने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं कि कमल का यूज उसमें बहुत अच्छे तरीके से देखने के लिए मिलता है, वैसे ही पोटोल है, इंद्रयव है, मुस्ता है, सुरसा है, वचा है, शुंठी है, विदारी है, ऐसे बहुत सारे औषधि द्रव्य है कि जो इस माइग्रेन में यूजफुल रहते हैं। इसमें जैसे कि पेट में मेडिसिन लेने के लिए ये अलग अलग औषधि द्रव्य है, उसमें अलग अलग गण यानी ग्रुप ऑफ मेडिसिन भी कहा गया है, जिसमें विदार्यादि गण है उसका भी परिणाम इसमें बहुत अच्छी तरीके से आता है। पोटोल कोटो रोहिण्यादि जो है वो भी इसमें बहुत कारगर रहता है। तो ऐसे अलग अलग योग या फिर गण जो है औषधियों के ये इसमें यूज किए जाते हैं। औषधियों के फॉर्म्स भी कभी कभी पाउडर फॉर्म में आपको मिलेंगे, या फिर कभी ये सिरप्स के फॉर्म में, यानी पटलकोटो रोहिण्यादि करके एक सिरप आता है उसमें भी उसका संधान कल्पना जो कहते हैं वो आते हैं। ऐसे अलग अलग इसमें मेडिसिन रहते हैं। जैसे कि सूत शेकर है, कामदूदा है, ये जो टैबलेट्स यानी टिकड़ी है इसका भी परिणाम इसमें बहुत अच्छी तरीके से आता है। अर्थात कोई भी चिकित्सा लेते समय नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेके ही चिकित्सा करनी चाहिए। औषध अलग अलग यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स एंड अकॉर्डिंग टू योर संप्राप्ति। वैसे ही इसमें बहुत सारे पंचकर्म का भी परिणाम बहुत अच्छे तरीके से आता है। पंचकर्म में अगर तीक्ष्णता बढ़ने के कारण, पित्त बढ़ने के कारण अगर ये माइग्रेन के अटैक्स आ रहे हैं या फिर शिरशूल के अटैक्स आ रहे हैं तो इसमें विरेचन करके एक चिकित्सा दी जाती है, जिसका परिणाम ये शिरशूल कम करने में बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। ये जो विरेचन रहता है उसमें कुछ स्पेसिफिक मेडिकेटेड घी पेट में लिया जाता है, फिर उसके साथ में स्नेहन और स्वेदन चलता है, यानी स्टीम, होल बॉडी को मेडिकेटेड ऑयल एप्लीकेशंस एंड उसके बाद में स्टीम ऐसे रहता है। उसके कारण दोष जो है वो द्रवीभूत होके कोष्ठ में आ जाते हैं और फिर इधर से वो निकाले जाते हैं लूज मोशंस करके, इसको विरेचन ऐसे कहा जाता है। ये जो विरेचन है उसमें और लूज मोशंस होने में फर्क रहता है। विरेचन जो है वो पित्त निकालने के लिए किया जाता है और लूज मोशन जो है वो संप्राप्ति है वो अपने आप अजीर्ण के कारण होते हैं। सो ये जो पतले दस्ताते हैं बिकॉज ऑफ विरेचन ये अलग रहते हैं, ये शरीर में जो विकृत पित्त है वो बाहर निकालने के लिए काम करते हैं। सो इसी तरीके से ये विरेचन बहुत ही अच्छी तरीके से कारगर रहता है। कभी कभी ऐसे भी पेशेंट्स आ जाते हैं कि जिनमें अब भी बहुत ही ज्यादा पेन है और अब भी डॉक्टर आप कुछ करो ऐसे कहते हैं। सो ऐसे हेडेक लेके जो पेशेंट्स आते हैं उसमें नस्य का प्रयोग काफी कारगर रहता है। नस्य जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, नासया दीयते इति नस्यम, नाक से मेडिसिन दी जाती है। सो इसमें भी अलग अलग प्रकार रहते हैं। सो जैसे बिंदु, प्रतिमर्श और मर्श नस्य ऐसे कहा गया है। कुछ नस्य ऐसे है कि जिसको प्रधमन नस्य ऐसे कहा गया है। इन प्रधमन नस्यों का परिणाम जो है वो ऐसे तीव्र शिरशूल में, यानी तीव्र अगर सिर दर्द है तो उसमें ये नस्य काफी कारगर रहते हैं। हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट आई थी जिसको दो लोग पकड़ के लेके आए थे, उसका सर दर्द बहुत ही ज्यादा था, बहुत सारे टेस्ट हो चुके थे लेकिन उसका जो पेन है वो कम नहीं हो रहा था। सो इस तरीके से जो पेशेंट आते हैं उनको इमीडिएटली कहा कि अरे आप पंचकर्मा में उनको शिफ्ट कर दो। सो पंचकर्मा में के टेबल पर उनको सुलाया और फिर नस्य किया। ये नस्य जो है सिर्फ ड्रॉप्स डालना ऐसा नहीं रहता है, उसमें स्नेहन, स्वेदन और नस्य ये तीन प्रक्रियाएं उसमें अंतर्भूत होती है। सो स्नेहन यानी मेडिकेटेड घी एप्लीकेशन ऑन द फोरहेड, नोज और चिक्स ये एरिया पर, फिर उधर ही स्टीम दे दिया और उसके बाद में जो है वो प्रधमन नस्य पेशेंट को दे दिया और 15 मिनट्स लेफ्ट लैटरल पोजीशन पर पेशेंट को सुला के रख दिया। फिर आधे घंटे में जब भी पेशेंट बाहर आ गए ना तो उसमें चेहरे पर एकदम मुस्कान थी और शांति थी। जो सरदर्द था, हेडेक था, वो पूरा बंद हो गया था। सो इस तरीके से जो चिकित्साएं रहती है ना कि इमीडिएट फल देने वाली, ऐसी चिकित्सा में ये एक नस्य, ये एक चिकित्सा रहती है। सो ऐसे
अलग अलग नस्य अलग अलग पेशेंट्स में किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम। सो ये एक नस्य है कि जो माइग्रेन में काफी कारगर रहता है। उसके बाद में और भी एक जो क्रॉनिक टाइप हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो उनका 15 डेज तक, 15 डेज से ज्यादा हेडेक चलता ही रहता है और वारंवारता उसमें ज्यादा रहते हैं। ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं ना, उनमें शिरोधारा काफी कारगर रहती है। शिरोधारा यानी सिर के बीच में ही इस तरीके से भ्रू मध्य पर मेडिकेटेड जो ऑयल्स रहते हैं, मेडिकेटेड क्वाथ रहते हैं, उनकी धारा की जाती है। ये मेडिकेटेड क्वाथ की धारा, ये मेडिकेटेड ऑयल की धारा करने से सूदिंग काल्मिंग इम्पैक्ट आ जाता है। और जो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी की वजह से या फिर बहुत सारे काम एक साथ करने की वजह से, या फिर जैसे कि हमने देखा कि संप्राप्ति अलग अलग होती है, मन में कुछ अगर विचार ज्यादा चल रहे तो उसके कारण ये माइग्रेन हो रहा है। तो ये टाइप के माइग्रेन्स कम करने में ये शिरोधारा बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये माइग्रेन के जो पेशेंट्स रहते हैं, आयुर्वेद के निदान के अनुसार जो हम मानस के कुछ लक्षण हम बोलते हैं कि जिसमें अतत्वाभिनिवेश है या फिर स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी हम कह सकते हैं। सो इस तरीके से उनका निदान होता है, तो उन पेशेंट्स में शिरोधारा काफी कारगर रहती है। सो इस तरीके से अलग अलग पंचकर्म चिकित्साएं रहती है कि जो आयुर्वेद के अनुसार इस तरीके के पेशेंट्स में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। सो पंचकर्म चिकित्सा, औषधि चिकित्सा और आहार में बदलाव, ये तीन इसके त्रिसूत्र रहते हैं जो माइग्रेन के हैं। आहार में बदलाव करना है तो कौन सा बदलाव करना है? सो इसमें बहुत ज्यादा तीखा, खारा, नमकीन इस तरीके से खाना नहीं लेना है। बहुत ज्यादा स्मोक यानी जिसमें धूप अंगार बना के फिर जो खाना बनाया जाता है स्मोक फिश जिसे, सो ये खाना नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बर्न्ड गार्लिक जो रहता है वो भी ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं उन्होंने अवॉइड करना चाहिए। जो नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल ये जरूर ले सकते हैं। सो इस तरीके से इस माइग्रेन को टैकल करने के लिए, इस माइग्रेन के लक्षण जो रहते हैं, जिसको शिरशूल है, नौसिया है, वॉमिटिंग है, ऐसे केसेस को टैकल करने के लिए आयुर्वेद बहुत ही कारगर रहता है। सो ऐसा एक नया सब्जेक्ट लेके नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।